अस्सलामुअलैकुम वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह तरोताज़ा, खुशगवार और मुस्बत ख्यालात के साथ शुरू हो चुकी होगी। और बिल्कुल ये ज़रूरी भी बहुत है कि नई सुबह, नए ख्वाब, नई उम्मीदें ये हमारे लिए, हमारे आने वाले दिनों के लिए बहुत बेहतर होती हैं। और हमारा ये शो भी हमेशा की तरह आज आपके लिए लेकर आया है ताज़ा खबरें, दिलचस्प मेहमान और कुछ ऐसी मालूमात जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती हैं। तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मौसम के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर का आगाज़ इस वक्त हो चुका है। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी आज से 18 अप्रैल के दौरान दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे की पेशगोई भी की गई है। जैसा कि कुछ दिन पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में इस वाले से डिस्कशन की थी। और इस दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में जो दर्जा हरारत है वो मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान भी है। इसके अलावा अगर हम वस्ती और बालाई पंजाब की तरफ देखें, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस गर्मी की लहर के दौरान दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के है और रातें भी अब यही कहा जा रहा है कि मामूल से ज़्यादा गर्म रहेंगी। इसके अलावा अगर आंधी के हवाले से बात करें, तेज़ झक्कड़ चलने का भी इम्कान है, जो कि हमारी फसलों और बुनियादी ढांचे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने तमाम कमिश्नर्स और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं, जबकि डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान अली काठिया ने शहरियों को धूप में गैर ज़रूरी सरगर्मियों से गुरेज करने और इसके साथ साथ जो हमने हमेशा अपने प्रोग्राम में बात की कि हम सबको हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, हमें जो पानी का इंटेक है वो बेहतर करना है, जो फ्रेश जूसेस हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है ताकि हम इस गर्मी से बच सकें। इसके साथ साथ काश्तकारों को फसलों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पेशगी इक़दाम करने की हिदायत दी गई हैं। और रेस्क्यू 1112 को हीट स्ट्रोक और पानी की कमी से मुतासर अफराद की मदद के लिए भी अलर्ट रहने का कहा गया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो दिन के वक्त बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें। बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरियों को भी ख़ास तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अफराद हीट वेव से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। इस शदीद गर्मी की लहर के दौरान शहरियों को ये भी चाहिए कि वो महकमा मौसमियात की हिदायत पर अमल करें और अपनी सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के मेले के हवाले से, जो पूरी आबोताब के साथ जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में क्रिकेट के शायकीन को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर अपनी पहली फतह हासिल कर ली है। इसी तरह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग की। 6 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 219 रन बनाए, जिनमें फ़खर जमान ने शानदार इनिंग्स खेली, 67 रन की, जबकि सैम लिंग्स ने 19 गेंदों पर 50 रन बनाकर टीम के स्कोर को काफ़ी मुस्तहकम कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अकील हुसैन और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। और आज पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन का 5वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत इस वक्त शादाब खान कर रहे हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी की क़यादत बाबर आजम के सुपुर्द है। दोनों टीमें ही पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए कोशिश दिखाई दे रही हैं और शायकीन क्रिकेट एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब PSL 10 के मैचेस में खाली स्टेडियम्स पर PCB को भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अब तमाशाइयों की तादाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर मैच में कुरअंदाजी के जरिए मोटरसाइकिल देने का ऐलान कर दिया है। हर टिकट होल्डर टिकट पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके कुरअंदाजी में शामिल हो सकता है। और ये जो इनिशिएटिव अभी लिया जा रहा है इसलिए है ताकि स्टेडियम्स को किसी न किसी तरीके से फिलअप किया जा सके, क्योंकि अब तक होने वाले मैचेस में तमाशाइयों की जो तादाद है वो तवक्को से काफ़ी कम रही है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट साद अब्बासी ने ज्वाइन किया है। साद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। लाहौर कलंदर्स की हालिया फतह में फ़खर जमान या सैम लिंग्स की जो परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं दोनों। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, फ़खर जमान इम्पैक्ट प्लेयर है लाहौर की जानिब से और वो जब चलते हैं तो लाहौर को यकीनी जीत मिलती है। और जिस तरह कल की उन्होंने बल्लेबाजी की है, आपके सामने है, क्या शानदार बल्लेबाजी की है। और पहले मैच में वो नाकाम दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो सारा गुस्सा था वो कल के मैच में उतारा। और देखें, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं फ़खर जमान और साइम अयूब,
ये ऐसे प्लेयर हैं जब ये चलते हैं तो मैच को फिनिश करके देते हैं। तो इनका जो रोल है वो लाहौर कलंदर में वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और लाहौर की जो टीम है इन पे काफी रिलाई करती है। और जिस तरह कल का जो मैच था लाहौर का और कोयटा का, उसमें हम यहाँ पे बैठे हुए थे, मुख्तलिफ चैनल पे लाइव भी जा रहे थे, तो बात कर रहे थे कि आज का जो मुकाबला है वो आमिर वर्सेस फखर का है। लेकिन जिस तरह कल फखर उन्होंने बारी खेली है और अपनी टीम को उन्होंने मैच जितवाया, और एक वक्त पे जिस तरह फखर जमान और डेजिल मिचेल खेल रहे थे, लग ही रहा था कि 250-60 स्कोर हो सकता है, लेकिन एकदम विकेटें गिरी और नीचे से आके सैम बिलिंग, एक उनके पास भी एक्सपीरियंस है दुनिया भर की, वो लीग्स खेलते हैं सैम बिलिंग, और जिस तरह उन्होंने नीचे से आके 19 बॉल में 50 किया, नक्शा ही चेंज कर दिया और 219 रन उन्होंने किए। 220 जब टारगेट पे था तो मुश्किल हुई कोयटा के लिए। और बिल्कुल जिस तरह आप बात कर रहे हैं फखर जमान, उन्होंने जो बारी खेली है वो काबिल दीद है। बिल्कुल इम्पैक्ट प्लेयर हैं दोनों ही, और दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग लाइनअप की अगर हम बात करें, वहां पर आपको क्या कमी नजर आई या वो क्या बेहतरी कर सकते हैं? देखिए, अगर ऑन पेपर बात की जाए तो कोयटा की जो बॉलिंग है वो इतनी बुरी नहीं है। उनके पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं, इब्रार अहमद हैं, उस्मान तारिक हैं, अकील हुसैन है, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इन मैचेस में। अब तक वो 2 मैचेस खेले, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर मोहम्मद आमिर भी है। हालांकि कल उनको रन्स लग गए, 4 ओवर में 46 स्कोर उनको पड़े, लेकिन अगर देखा जाए ऑन पेपर तो उनकी जो बॉलिंग है वो इतनी कमजोर नहीं है। कल उनका दिन नहीं था, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो जिनकी यही बॉलिंग है, इसी के साथ वो अगले मैचेस में जाएंगे और आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे से आपने आमिर के हवाले से बात की, पेशावर ज़ल्मी के मैच में भी हमने देखा साइम अयूब के साथ काफ़ी बार उन्होंने कोशिश की है इंटरैक्ट करने की, या जिसे कहा जाता है कि बॉलर्स जो हैं वो बैट्समैन के माइंड के साथ भी खेलते हैं। ये टाकरा आप किस तरह से देख रहे हैं कि आमिर बहुत से बैट्समैन के साथ हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन ऑन पिच करना चाह रहे हैं? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, आवाज। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब आमिर को हमने देखा पेशावर ज़ल्मी के साथ भी जब मैच हुआ, साइम अयूब के साथ या दीगर बैट्समैन के साथ, उन्होंने ऑन द पिच काफ़ी कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की है, एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे वो प्लेयर्स के साथ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद आमिर काफ़ी सीनियर बॉलर है और काफ़ी तजर्बा रखते हैं। और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की साइम अयूब को, और ये एक्सपीरियंस बॉलर, अक्सर हमने देखा होगा कि वो जो बैट्समैन है उनके साथ अगर उनको बॉल बीट करवाते हैं तो छेड़छाड़ करते हैं ताकि ये गलत शॉट खेले और विकेट दे अपनी। तो उसके बाद आपने देखा ही होगा कि मोहम्मद आमिर की भी स्टेटमेंट आई, साइम अयूब की भी स्टेटमेंट आई, तो उन्होंने कहा था गेम के दौरान अक्सर ये जुमले होते हैं ताकि बॉलर्स जो बैट्समैन को तंग करता है वो बैट्समैन की विकेट ले। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद आमिर, जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, उसके बाद सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रही थी मोहम्मद आमिर के हक में, और बिल्कुल वो बनती भी है क्योंकि मोहम्मद आमिर ने बड़ी विकेट ली। और आपको पता है कि बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर का जो एक वो जो गेम में चलता है मुकाबला रहता है, तो वो चलता मुकाबला जो है वो चलता आ रहा है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद आमिर एक एक्सपीरियंस बॉलर है टीम के लिए, कोयटा के लिए वो इस वक्त अहम खिलाड़ी है, और वो इस तरह की विकेट्स लेंगे, कोयटा को जितवाएंगे, तो तभी तो मोहम्मद आमिर बिल्कुल उनका जो नाम चल रहा है वो आपके सामने ही है। ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो आज मैच होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी हैं जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी कारकर्दगी काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है? देखिए, जिस तरह मैं बात कर रहा था ना कि मुकाबला हो गया मोहम्मद आमिर का और बाबर आजम का, वो आमिर ने जीत लिया, तो आज मैं मुकाबला देख रहा हूँ नसीम शाह वर्सेस साइम अयूब और बाबर आजम। और आज का जो ये मुकाबला है, देखते हैं कौन जीतता है। उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम पे काफी तनकीद की जा रही थी कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इससे पहले इंटरनेशनल सीरीज की बात की जाए तो वो कोई लंबा उनकी सेंचुरी नहीं आ रही। तो बाबर आजम से जो उनके जो फैंस हैं वो काफी तवक्कुआत कर रहे हैं कि वो इस PSL में सेंचुरी करें। आज के मैच में अगर बाबर आजम 100 करते हैं तो बड़ी बात होगी। पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस हैं वो रावलपिंडी में आते हैं, बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग ही रहा है कि आज साइम अयूब, बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा स्कोर करेंगे। और मेरी आज ये भी ख्वाहिश है, मैं भी चाहता हूँ कि आज का मैच वो पेशावर जीते, क्योंकि इस्लामाबाद एक मैच जीत चुकी है, तो आज पेशावर को जीतना बनता है ऐसे। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन है और बड़ा कामयाब हमने देखा कि सीज़न जाते हैं, लेकिन खाली स्टेडियम्स का ये जो मसला है, इसको हल करने के लिए आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना होगा? जब लाहौर में मैचेस होते हैं तो ऑलमोस्ट जो स्टेडियम है वो पैक होता है, लेकिन जब हम पिंडी में देखते हैं या हम कराची में देखते हैं या हम मुल्तान में देखते हैं तो फिर वहाँ पर हमें इस तरह से क्राउड नहीं दिखाई देता।
देखिए वैसे बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैंस को उस तरह एंगेज नहीं कर पाया जिस तरह होना चाहिए था। अभी बड़ी शर्म की बात है, कराची में मैचेस हुए और ग्राउंड खाली था। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, और अभी तक हम फैंस को उस तरह एंगेज नहीं कर पाए। तो बिल्कुल इस तरह लाहौर में, हालांकि लाहौर में मैंने खुद भी जाके मैचेस कवर किए हैं, लाहौर में फैंस का आना बड़ा मुश्किल है, 3-2 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। कराची में उतना मुश्किल नहीं है जितना लाहौर में है। उसके बावजूद लाहौर में जो आप देखें कि ग्राउंड फुल होता है, लोग आते हैं मैच देखने के लिए। पिंडी की अगर बात करूं, मैं खुद पिंडी का हूं, हमने जाके पिंडी में बड़े मैचेस कवर किए। पिंडी का भी आपको कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी का आपको पता है सारा सिस्टम होता है, उसको अबूर करके ग्राउंड में आना पड़ता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन है, फैंस बिल्कुल, आप देखिए कराची में तो मैंने देखा कि बहुत कम बंदे बैठे हुए थे। रावलपिंडी के मैचेस में आप उस तरह पिंडी का हाउस हमने देखा है कि फुल होता है, इस बार फुल नहीं हुआ। अभी तो लाहौर में मैचेस होने हैं, देखते हैं कि वहां पे किस तरह क्राउड आता है। तो बिल्कुल इस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्कीम निकाली है कि अब 20,000 बंदा आया है फर्ज करें तो एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं। तो ये एक अजीब सी मंतिक है कि आप मोटरसाइकिल के जरिए 10वें एडिशन में फैंस को एंगेज कर रहे हैं। देखें यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा लाहौर कलंदर को कि जो पूरा साल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां पे जाके फैंस को एंगेज करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का ब्रांड है, आप कॉलेज में जाएं, बच्चों को एंगेज करें, यूनिवर्सिटियों में जाएं, आप स्कूलों में जाएं, ताकि वहां पे ब्रांडिंग हो पूरा साल पाकिस्तान सुपर लीग की, ताकि लोग उसमें एंगेज हो, लोग ग्राउंड्स में आए, फैमिली के साथ आए, मैच देखें, अपनी लीग को कामयाब बनाएं। लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई और आज हम देख रहे हैं कि ग्राउंड्स खाली हैं। कराची बिल्कुल ही खाली था, पिंडी में हालांकि हाउसफुल होता है, वो 2 मैच हो चुके हैं पिंडी में, हाउसफुल नहीं था। ओपनिंग सेरेमनी में देखा आधा ग्राउंड खाली था ओपनिंग सेरेमनी में। लेकिन इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए किस तरह फैंस को वो एंगेज करें और ग्राउंड में लेके आए। ठीक है। अच्छा साद, आप ये समझते हैं जिस तरह क्रॉस दी बॉर्डर हम देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग होती है, वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आते हैं मैचेस देखने और उनकी वजह से काफ़ी क्राउड आता है। तो यहाँ भी जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, अगर उनको यूटिलाइज़ किया जाए, उनको बुलाया जाए मैचेस देखने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह की कोई हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए बिल्कुल, आपने अगर इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल सबसे अहम बात यह है कि वो अपने लोगों को एंगेज करते हैं। अब वो अपने जो स्टार्स हैं उनको बुलाते हैं, चाहे वो फिल्मी स्टार्स हैं, चाहे वो कोई और स्टार है, उन सबको वो बुलाते हैं, तो फैंस उनको देखने के लिए भी वहां पे आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे लगती है इंडियन प्रीमियर लीग में जो टीम अगर खेल रही है तो फैंस उनकी शर्ट्स पहन के उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये वो कल्चर नहीं है, हालांकि कल्चर होना चाहिए। जो टीमें हैं उनको चाहिए और लोगों को खुद भी चाहिए कि वो जो शर्ट्स हैं वो खरीद के आके अपनी टीम को सपोर्ट करें। अच्छा लगता है आपको कि टीम में एक टीम के जो फैंस हैं वो नजर आ रहे होते हैं। तो आपने वो देखा होगा इंडियन प्रीमियर लीग में फैंस उस तरह बैठे होते हैं अपनी टीम की शर्ट्स पहन के, तो वहां पे हाउसफुल होता है। आईपीएल में उसका जहां तक अगर मैंने देखा कि अब एक शहर है उसकी 2-2, 3-3 करोड़ आबादी है, तो इसलिए भी उनका जो हाउस है फुल होता है। लेकिन जिस तरह वो आईपीएल की ब्रांडिंग करते हैं, हम उस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांडिंग नहीं करते, हम उस तरह फैंस को एंगेज नहीं करते। अगर हाँ हम उस तरह करें तो लोग आ भी सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंस रही है आपके सामने है, ट्राई नेशन सीरीज में आप देख लें, चैंपियन ट्रॉफी में देख लें, आप न्यूजीलैंड की सीरीज देख लें, पाकिस्तान टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं रही। फैंस मायूस हैं, फैंस देखने के लिए टीम को नहीं आ रही ग्राउंड्स में। तो उस चीज को भी अब पाकिस्तान सुपर लीग है, कुछ स्टार्स है, परफॉर्म करेंगे, शायद लोगों का वापस उस तरफ रुझान वापस आए। आगे पाकिस्तान टीम बड़े इवेंट्स भी आ रहे हैं, अगर टीम जीतेगी तो फैंस आएंगे, लेकिन फैंस मायूस भी हैं काफी। ठीक है। अच्छा अभी जो मैचेस का सिलसिला जारी है, होम ग्राउंड का आप कितना समझते हैं फायदा है? टीमों पर किस हद तक असरअंदाज होता है? हमारे तमाम प्लेयर्स इन ग्राउंड्स पर खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए सब वही बात आ गई है कि अब कराची ने अपने होम ग्राउंड में मैच तो खेला है, वो जीते हैं, लेकिन वहां पे क्राउड नहीं था। क्राउड का बड़ा इम्पैक्ट होता है अपने होम ग्राउंड में, तो इस तरफ भी देखना चाहिए कि लेकिन बिल्कुल कराची ने अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाया। और वो जिस तरह आपके सामने ही है, रिजवान ने 100 किया, उनके मुकाबले में जेम्स विज ने 100 किया और कराची ने शिकस्त दी मुल्तान को। फायदा तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि होम ग्राउंड पे तब आपको फायदा होता है कि आपका क्राउड आपको सपोर्ट करने आ रहा है वहां पे। तो क्राउड था आपको सपोर्ट करने नहीं आ रहा, और बिल्कुल वो रूखा था मैच था जो कराची जीता। हालांकि कराची की टीम थी, पहला मैच था कराची का, क्राउड को आना चाहिए था। रिजवान वहां पे खेल रहे थे, डेविड वार्नर वहां पे खेल रहे थे, और T20 में तो लोग
दिलचस्पी रखते हैं आने को, लेकिन पता नहीं किस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में जो पहला मैच था कराची का, उसमें फैंस उस तरह नहीं आ सके। मायूसी तो हमें भी हुई और काफी लोगों को भी हुई होगी। ठीक है, अच्छा PSL 10वें एडिशन में अभी सबसे ज्यादा बैलेंस टीम आपको कौन सी दिखाई दे रही है, या आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए, इस वक्त तो कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, हर टीम ने 2-2 मैच खेलने हैं, अभी तो 2-3 मैच हुए हैं, तो अभी तक ये कहना कि बैलेंस, लेकिन अभी इस वक्त जो टीम है बैलेंस, वो मुझे कराची लग रही है, क्योंकि कराची की टीम इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनका जो पहला मैच था, डेविड वार्नर, विंस, उसके अलावा अच्छे प्लेयर हैं जो कि परफॉर्म करके देंगे, तो कराची मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सरप्राइज करेगी। ठीक है, और जो कैप्टनसी के महाज पर हमारे कुछ प्लेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिनमें शाहीन भी हैं, शादाब भी हैं, और उसके बाद रिजवान हैं, बाबर आजम भी हैं, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपको ये लग रहा है कि एक अच्छा कैप्टन किसी और फॉर्मेट के लिए पाकिस्तानी टीम को भी मिल सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग जब भी होती है हमें नए प्लेयर्स भी मिलते हैं, और कहीं ना कहीं कैप्टनसी का फ़ायदा इन तमाम प्लेयर्स की हमें इंटरनेशनल मैचेस में भी दिखाई देता है। देखिए, T20 स्क्वाड की अगर बात की जाए ना, जो कप्तान आपने जो नाम लिए हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, तो इनमें से कोई भी कप्तान नहीं है। शादाब तो है, इनमें से बाकी कोई भी नहीं है जो आपको खेलता हुआ नजर आए। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी तो कर रहे हैं, इन पे भी बड़ा एक बोझ है कि किस तरह हम यहाँ परफॉर्म करके वापस अपनी टीम में जगह बनाएं। तो आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान टीम के जो ये कप्तान है, PSL के कप्तान है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो वहाँ भी ये सवाल पूछा गया था बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से, कि आप दोनों T20 स्क्वाड में नहीं है, तो पाकिस्तान सुपर लीग में क्या आप परफॉर्म करके तो वापस अपनी जगह बनाएंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है T20 में। फखर जमान फॉर्म में है, साइम अयूब फॉर्म में है, हसन नवाज कल हालांकि नहीं चल सके, उन्होंने पहले मैच में भी अच्छी बारी खेली। बाबर आजम के लिए भी अब ये एक मौका है कि परफॉर्म करें पाकिस्तान सुपर लीग में और वापस कम बैक करें T20 स्क्वाड में। रिजवान ने जो सेंचुरी स्कोर की है ना, बिल्कुल अच्छी सेंचुरी थी, लेकिन मैच को वो जितवा नहीं सके, और वो सेंचुरी जो है ना वो खाई गई है। तो उसके मुकाबले में जो जेम्स विंस की सेंचुरी थी, वो पलड़ा भारी उनका हो गया और वो मैच जीत गए। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक ही है, मुश्किल तो है, लेकिन अब देखते हैं कि जो हमारे जो कप्तान जो है ना, ये शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये किस तरह परफॉर्मेंस देते हैं और वापस टीम में T20 स्क्वाड में कम बैक करते हैं। ठीक है, अच्छा PSL के अभी मौजूदा फॉर्मेट की अगर बात करें या तमाम तर इंतजामात के हवाले से बात करें जिसमें तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं, आप कौन सी ऐसी तब्दीलियां तजवीज़ करेंगे ताकि शायकीन की दिलचस्पी भी मज़ीद बढ़े, ब्रांड वाइज भी मज़ीद बेहतर हो सके? या हम चेयरमैन PCB के हवाले से बात करें, इस बार हमें वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, जैसे नजम सेठी थे, जिस तरह से उन्होंने PSL का आगाज़ किया था, बड़ा जोशो खरोश था, खुद बड़े वो इन्वॉल्व होते थे, उस तरह से मोहसिन नकवी अभी हमें इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो अंगेज रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, तैयारियों में हमें नजर आते रहे, लेकिन कुछ मसरूफियात होंगी क्योंकि उनके पास 2-3 वजारतें हैं, उधर भी शायद वो टाइम देते हों। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड है, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि इस वक्त लीग चल रही है। देखिए, तब्दीलियों की जिस तरह आपने बात की, तो वाइल्ड कार्ड के जरिए अगर किसी टीम को कोई अच्छा प्लेयर लाना चाहिए, तो वो मैच के दौरान मेरे नज़दीक कोई अच्छा बैट्समैन वो प्लेइंग 11 में या बॉलर में शामिल कर सकता है। तो वो तो अब बेंच पे जो बैठे होंगे वही, जो उनकी मैनेजमेंट होगी वही फैसला कर सकती है। लेकिन जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग अभी स्टार्ट हुई है, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी जो हफ्ता गुजरेगा ये वाला, तो इसके आगे आपको बड़े अच्छे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। और आज जो मैच है इस्लामाबाद वर्सेस ज़ल्मी का, इसमें देखते हैं कि कौन परफॉर्म करता है, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी मजबूत हैं ऑन पेपर, और पेशावर ज़ल्मी के लिए आज की जो जीत है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट साद अब्बासी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और इंतजार है आज के मैच का जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी होने जा रहा है, जिसमें फैंस एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करेंगे, साइम अयूब अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि दोनों खिलाड़ी बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं और दोनों खिलाड़ियों को बड़ा पसंद भी किया जाता है, सराहा भी जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तानी नौजवान स्क्वाश खिलाड़ी नूर जमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है।
कराची के DHA क्रिक क्लब में खेले गए फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के करीम अल-तूर को 3-2 से शिकस्त दी। इब्तदाई 2 गेम्स में पीछे रहने के बावजूद उन्होंने शानदार कमबैक किया और अगले 3 गेम्स जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल के बाद नूर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2-0 के खसारे के बाद उन्होंने अपने गेम पर फोकस किया और आखिरी वक्त तक फाइट करने का जहन में रखा। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त खुद को बहुत पुरसुकून महसूस कर रहे हैं। उनकी इस कामयाबी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने उन्हें मुबारकबाद दी। नूर जमान की जीत न सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबी है बल्कि ये पाकिस्तान में स्क्वाश के खेल के लिए एक नया आगाज़ भी है। उनकी मेहनत, अज़्म और हौसले ने एक बार फिर से साबित किया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। नूर जमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। नूर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मैंने एक दफ़ा दोबारा से पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया काफ़ी अरसे बाद, और इसके पीछे काफ़ी मेरी मेहनत है। और जैसा कि आपने कहा कि फाइनल में मेरा इजिप्शियन के साथ मैच था, तो पहले 2 गेमें तो मैं हार चुका था, 2 लेफ्ट डाउन था मैं, लेकिन फिर वहाँ से माइंड में यही आ रहा था कि जितनी ट्रेनिंग मैंने की है, जितनी मेहनत मैंने की है, तो फाइट करूँ, हार जीत तो होती रहती है, फाइट करूँ आखिरी पॉइंट तक। तो मैंने आखिरी पॉइंट तक फाइट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी। लेकिन नूर, बहुत मुश्किल होता है कि अगर 2 गेम्स पहले आप हार गए थे, उसके बाद आपने स्ट्रगल की और फिर आप मैच जीतने में भी कामयाब हो गए, तो वो कमबैक बड़ा ज़बरदस्त रहा आपका। जी बिल्कुल, 2 लेफ्ट डाउन के बाद तो मैं इससे पहले एक बार जीता हूँ बहुत पहले, लेकिन वो ऐसी टूर्नामेंट था वर्ल्ड जूनियर का, तो ये तो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और फाइनल भी था, और फिर पाकिस्तान में इतने लोग बैठे हुए थे और वो लड़का भी बहुत अच्छा खेल रहा था। तो बस 2 लेफ्ट डाउन के बाद बस माइंड में यही आ रहा था कि बस हार जीत को छोड़ूं और फाइट करूं बस। तो बस मैंने फाइट किए, तो उसका फायदा भी मिले। अच्छा, अपने सफ़र के आगाज़ में भी बारे में भी हमें बताइएगा। आपने इस फील्ड में किस तरह से कदम रखा? ये असल में मेरी फैमिली के में मेरे दादा कमर ज़मान वर्ल्ड चैंपियन रह चुके, और जब मैं 6-7 साल का था तो वो स्क्वाश मुझे लेके जाते थे। मेरा तो बचपन में इतना शौक नहीं था, लेकिन उनकी सख्तियों की वजह से और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी शौक आया स्क्वाश में, मैंने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो फिर अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी आपकी नज़र में कौन सी है, जिस पर आप सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं? ये जो अभी वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ, इससे पहले मैं इंग्लैंड गया हुआ था, ये रमजान में, उधर भी मैं लिवरपूल कप ओपन जीता हूँ, वो PSA का था, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 23 वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ। अच्छा नूर, एक सबसे बड़ा इवेंट ये जी मैंने कहा सबसे बड़ा इवेंट यही होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसके बाद तो कोई नहीं होता। वो फिर ओलंपिक्स होती है, वो फिर 2028 में इंशाल्लाह। और यकीनी तौर पर एक लंबी जर्नी है इस मकाम तक पहुंचने के लिए। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन कौन से चैलेंजेस थे? नहीं, बिल्कुल चैलेंजेस थे, क्योंकि बचपन में तो जब मैं 14-15 साल का था तो उस टाइम तो मैं एक टाइम खेलता था क्योंकि स्कूल जाना पड़ता था, और फिर उसके बाद जो है तो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किए, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और जो हमारा एयर चीफ मार्शल है अहमद जहीर बाबर सर, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा, तो उनकी सपोर्ट की वजह से आज इस मकाम पे स्क्वाश। और फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता रहा है? फैमिली में मेरे बाबा और दादा यही सपोर्ट करते हैं बस। ठीक है। और अपने फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? इसके अलावा क्या हॉबीज हैं? फारिग वक्त में इतना क्योंकि टाइम तो नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है स्क्वाश आपको दिन में 2-3 सेशन करने पड़ते हैं, और वीक में एक ही दिन छुट्टी होती है, वो बस घर में गुजारता हूँ। और हॉबीज पर यही है कि बस जब सीजन ऑफ हो तो बाहर की कंट्रीज तो खैर जाते हैं, लेकिन वो सब टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, तो यही है कि बस बाहर जाऊँ, बस 1 हफ्ता 10 दिन
फैमिली के साथ घूमूं फिरूं बस। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सी शख्सियत ऐसी है जो कि आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है? स्क्वाश में भी अगर हम बात कर लें या आउट ऑफ द स्क्वाश भी अगर कोई आपको पसंद है तो। जी नूर, हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं इसमें अपने दादा का इनाम दूंगा क्योंकि उन्होंने अभी तो अ, जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा। हेलो, जी जी। तो मैं इसमें अपने दादा का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जिस तरह बचपन में अपने ऊपर सख्तियां गुजारी है। उनके पास ना बॉल होती थी, ना रैकेट होता था, ना क्या होता था। तो उन्होंने इतनी मेहनत की है तो अल्लाह पाक ने उनको वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। तो अभी बस मैं उनका ही नाम लेना चाहूंगा कि उनकी वजह से आज इस मकाम पे हूं मैं। ठीक है। और जो यंगस्टर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, इस खेल में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगा कि बस स्क्वाश कोर्ट है, मेहनत करें, मेहनत के बगैर ये नहीं होता क्योंकि स्क्वाश बहुत में तो जितनी ट्रेनिंग आप करेंगे आपको इसमें सिला मिलेगा। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सिला देगा इंशाल्लाह। और आपको क्या लगता है, कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी खूबी कौन सी है? बस यही है कि मेहनत करें, कोचेस की रिस्पेक्ट करें और डिसिप्लिन रहें बस। ठीक है। और आने वाले दिनों में क्या कुछ प्लान सेट किए हुए हैं? कौन से ऐसे गोल्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं? किसी खास मंसूबे पर जिस पर आप काम कर रहे हो? आगे वाले दिन में इंशाल्लाह मैं भी एंड ऑफ दिस मंथ यूएसए जा रहा हूँ इंशाल्लाह, टूर्नामेंट खेलने। उधर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा हूँ। ये तो अभी मैं अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ। इसके बाद सीनियर होती है, एक अंडर 19 होती है, एक अंडर 23 होती है और एक सीनियर होती है। तो वो इंशाल्लाह सीनियर खेलने जा रहा हूँ मैं, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, बहुत शुक्रिया नूर खान जमान, स्क्वाश चैंपियन, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी जीत है जो आपने पाकिस्तान के नाम की है और अगले 3 गेम्स जीतकर आपने टाइटल अपने नाम किया। और जिस तरह से हमने देखा कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, तमाम ही लोगों की तरफ से मुबारकबाद भी दी गई है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मरी में हालिया बारिशों के बाद मौसम में नुमाया तब्दीली देखने में आई है, जिससे इस वक्त सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। वहाँ पर जो मकामी अफराद मौजूद हैं और सयाहों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ जो हीटर्स का इस्तेमाल है वो भी बढ़ चुका है। हमारी स्क्रीन पर आप मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में भी अब यही कहा जा रहा है कि मरी में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। मरी में मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि मामूल से काफ़ी कम है। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी मुतवक्के है और बुध के रोज़ बारिश और तूफ़ान का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। यह सूरत हाल मकामी अफराद और सयाहों दोनों के लिए ही एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ज़रूरत को बढ़ा देती है और यकीनी तौर पर हम सबको चाहिए कि एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल भी किया जाए। मरी की इंतज़ामिया ने मुमकिन बर्फ़बारी और बारिशों के पेश नज़र अलर्ट भी जारी किया है और वहाँ पर जो मकामी अफराद मौजूद हैं उनको भी यही हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सयाहों को भी यही मशवरा दिया गया है कि वो मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो भी ट्रिप्स हैं उनको वो प्लान करें। मरी के मौसम की ये जो तब्दीली है ये ना सिर्फ मकामी अफराद बल्कि सयाहों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस खूबसूरत मकाम की सैर के लिए आते हैं। तो अगर आप मरी जाते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, गर्म कपड़े आपके पास मौजूद होने चाहिए और जो वेदर है वो भी आपको देख कर निकलना चाहिए। मौसम की इस तब्दीली के साथ मरी की खूबसूरती में हम देख रहे हैं कि इजाफा तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरी में मौसम की इस तब्दीली के साथ मकामी अफराद और सयाहों को चाहिए कि वो महकमा मौसमियात की जो पेशगोइयाँ हैं उस पर ज़रूर अमल करें। जो वेदर की कंडीशंस हैं उसको देखते हुए ही अपने सफ़र को प्लान किया जाए, क्योंकि हम सबको अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। ये मौसम, इस पर कोई डाउट नहीं है कि मरी की खूबसूरती को मज़ीद निखार रहा है, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना भी हम सब का फ़र्ज़ है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरी में हालिया बारिशें हुई, यालाबारी हुई, मौसम की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मकामी इंतज़ामिया जो है
वो सयाहों के लिए हमेशा ही कोई ना कोई खुसूसी इक़दामात भी करती है, हिदायत भी इस हवाले से जारी की जाती हैं। और बारिशों के बाद जो सड़कों की हालत है वो भी इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। ट्रैफिक की रवानी यकीनी तौर पर मुतासिर होती है, ट्रैफिक स्लो हो जाती है जब भी बारिश होती है, और मकामी आबादी को फिर बिजली की फराहमी में भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम तर चीज़ों को हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरे इलाके जो हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, लेकिन जब मलका कौसार मरी की बात की जा रही है तो वहाँ पर मौसम इस वक्त काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। मरी में जो सयाहों की तादाद है उसमें भी इस वक्त फिर इजाफा देखने में आता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, वीकेंड गुजरा है तो होटल्स में बहुत ज़्यादा रश होता है, मरी मॉल रोड पर बहुत ज़्यादा रश होता है। सयाहों की एक बड़ी तादाद, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर बारिश हुई है या लाबारी हुई है तो लोग मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए मरी का रुख करते हैं। मकामी होटल्स के हवाले से अगर बात की जाए या रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात की जाए तो सर्दी के पेश नज़र यहाँ पर भी खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से जो आइंदा दिन है वहाँ पर अभी यही पेशन गोई है कि मौसम अभी काफ़ी बेहतर रहेगा, सर्दी हो सकती है। तो अगर आप मरी जाने का प्लान भी कर रहे हैं तो आपके पास गर्म कपड़े ज़रूर होने चाहिए। और मकामी इंतज़ामिया जो है वो हमेशा ही हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयार रहती है। तमाम तर इक़दाम किए जाते हैं ताकि जो लोग वहाँ पर सयाहती मकाम पर आते हैं उनको तमाम किस्म के रिलीफ फराहम किए जाएँ और उनके लिए आसानी पैदा की जाए। जो मकामी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें तो फिर भी अंदाज़ा रहता है इस मौसम का, वो इस हवाले से तैयार रहते हैं क्योंकि पूरा साल वो मरी में ही गुजारते हैं। लेकिन जो सयाह हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर तैयारी की जा रही है किसी की भी जानिब से मरी जाने की तो आप लोगों को चाहिए कि प्रॉपर इंतज़ामात आपके पास होने चाहिए, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाए। और टायर्स पर ये स्पेशली कहा जाता है कि आपके पास चेन ज़रूर होनी चाहिए कि किसी भी जगह पर अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है तो उस हवाले से आपके पास टायर्स पर जो चेन्स हैं वो ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख में एक नया संग मील रकम होने जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 13 से 15 अप्रैल 2025 तक इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन जारी है। इस कन्वेंशन का मकसद दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को वतन से जोड़ना है, उनकी खदमात को सराहना है। हुकूमत ने इस इक़दाम को न सिर्फ एक तकरीब बल्कि एक कौमी अज़्म के तौर पर पेश किया है, जिसके ज़रिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने बैरून मुल्क मुकीम बेटों और बेटियों को खुले दिल से खुशामदीद कहता है। इस कन्वेंशन की खास बात यह है कि इसमें शिरकत के आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया जाएगा। उन्हें एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इस्तकबाल, प्रोटोकॉल, खैर मकतूमी बैनर्स और अवामी तकरीबात में इज़्ज़त व एहतराम के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सहूलती काउंटर्स भी कायम किए गए हैं ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मालूमात, रहनुमाई और मुख्तलिफ खदमात बआसानी मैसर आ सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल को सुनना है, उनकी तजावीज़ को मुल्की पॉलिसियों में शामिल करना है और उनके लिए सहूलतों में इजाफा करना है। ये एक संजीदा और अमली कोशिश है जिसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खदमात को तस्लीम करती है और उनके मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम उठाती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म करार दिया है जिस पर हुकूमती नुमाइंदगान, कौमी इदारे और ओवरसीज़ कम्यूनिटी एक जगह पर इकट्ठे होंगे। इस मौके पर बाहमी मुशावरत और कौमी तरक्की में शराकत के हवाले से अहम फैसले भी किए जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन ने इस मौके पर अपने बयान में कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि एक रूहानी बंधन की तजदीद भी है। यह कन्वेंशन इस बात का ख़मास है कि पाकिस्तान अपने बेटों और बेटियों को न सिर्फ वतन वापस आने की दावत दे रहा है बल्कि उनके मसाइल के हल के लिए हुकूमत और अवाम के दरमियान एक मजबूत पुल कायम करने का अज़्म भी जाहिर कर रहा है। इस कन्वेंशन के दौरान लोक विरसे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में एक शानदार कल्चरल इवेंट का इनेकाद किया गया है। इस इवेंट में फूड फेस्टिवल है, लोक मौसीकी की महफिल है जो कि मेहमानों का दिल जीतेगी। ये प्रोग्राम न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत की झलक पेश करता है बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने वतन की सकाफत से जुड़ने का एक नया मौका भी फराहम करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन के बाद हुकूमत ने अहद किया है कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल इक़दाम करती रहेगी और इनके लिए खुसूसी सहूलतें फराहम की जाएंगी और उनकी तजावीज़ को मुल्की पॉलिसियों में शामिल किया जाएगा।
इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ तकरीबन शिरकत भी करेंगे, ख़िताब भी करेंगे और उनका ख़िताब ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक तहनीती पैगाम होगा बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक अज़्म की अलामत भी साबित होगा। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान अहमद भट्टी, मीडिया कंसल्टेंट बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन के इनेकाद का जो बुनियादी मकसद है, इसके पस मंज़र में क्या अवामिल का फरमार थे? थैंक यू, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। मैं यही कहूँगा कि आज पाकिस्तान का जो तारीख में बहुत एक अहम यहाँ पर इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद, क्योंकि ये तारीखी इवेंट इसलिए है क्योंकि इमरान खान साहब जो कि मौजूदा हुकूमत के नाकदीन में हैं, अपोजिशन में हैं, और उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि वो मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करें। वो एक ही नैरेटिव बनाते थे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान के साथ है, मगर आज के इस इवेंट ने इमरान खान के बयानी को बिल्कुल फेल करके रख दिया है। मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बिलीव मी, यहाँ पर ओवरसीज आए हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, टॉप के बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पर आज इवेंट में शिरकत उन्होंने की है। ये टोटल 76 ममालिक से यहाँ पर लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं और वो बहुत खुश हैं, और उन्होंने कहा कि हम तकरीबन इस इवेंट से 2-3 दिन पहले पाकिस्तान पहुंच गए थे, और जब हमने देखा कि इस्लामाबाद इतना बेहतर है, लाहौर का उनका कहना था विजिट हुआ और इतना प्यारा लाहौर लग रहा था कि जो हमें खबरों में देखने को मिलता था कि वहाँ पर शायद बहुत कूड़ा करकट है, वहाँ पर ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कोई लूटा जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं थी, मगर मीडिया में जो बयानियां प्रोपेगेंडा करता है वो सिर्फ आपको मालूम है, वो पीटीआई का एक मतलब उनकी तबीयत में ऐसा है कि वो ऐसा बयानियां बनाते हैं कि लोगों की नजर में, ओवरसीज के पाकिस्तान की नजर में पाकिस्तान की इमेज बुरा किया जाए। मगर मौजूदा हुकूमत, उनका कहना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो वज़ीर आज़मशिप में इतना अच्छा काम हो रहा है, और मैं आपको बताऊं इसका सारा जो क्रेडिट है वो यहाँ पर जो MD ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनका नाम है अफजाल भट्टी। उन्होंने ये इवेंट को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। उनके साथ जाहिर कमर शाह साहब भी हैं, ओवरसीज के जो वजीर ममलिकत हैं, ओवन चौधरी, उनकी भी काफी काविश है। मगर अफजाल भट्टी साहब के बारे में यहाँ पर जो ओवरसीज पाकिस्तान, उन्होंने उनकी काफी तारीफ की कि उन्होंने हमें बहुत कन्विंस किया। यहाँ पर उनकी जो स्टेट गेस्ट का उनको जो है वो दर्जा दिया गया है। यहाँ पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जाहिर है वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जैसे वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इस मुल्क के लिए जान है, वो यहाँ पर अपना पैसा बेचते हैं, रेमिटेंस बेचते हैं, इस मुल्क की मौशियत में बहुत ज्यादा वो अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये आज ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, आज जिना कन्वेंशन जो हॉल है, यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, और कल जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ इनकी मुलाकात होगी। इनके एजाज में जो है वो डिनर रखा गया है। इसके अलावा जो साइड बाई साइड एक्टिविटीज ये थी कि इनको जो है वो इस्लामाबाद में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थी वो दिखाई गई। मगर मैं ये कहता हूँ कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम है। देखिए, हम हैं, पाकिस्तान है तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी की नजर में पाकिस्तान का दर्द बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लोग बैरून मुल्क होते हैं वो उनकी सोच सिर्फ अपनी मिट्टी और अपने मुल्क से होती है, और आज इनका यहाँ पर आना और ये जो बयानिया बनाया जाता है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, आज उनके मुंह पर मैं समझ बहुत बड़ा तमाचा है। वो फेल हो गए वो बयानिया जो इमरान खान साहब का था कि वो ये कहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान का असासा है। कन्वेंशन में शरीक इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जो भी तजावीज़ देंगे मुल्की पॉलिसीज़ के हवाले से, किस तरह से क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह से इनकी जो तजावीज़ हैं मुल्की पॉलिसीज़ में किस तरह शामिल की जाएंगी? देखिए जी, ओवरसीज पाकिस्तानी जाहिर है आपको मालूम है कि अल्लाह ताला का दिया उनके पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, मगर वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पाते कि जब उनको ये खदशात होते हैं कि शायद उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लूटी ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। डिपार्टमेंट्स जो है वो काफी लंबा प्रोसीजर बनाते हैं, मगर ये इनको बताया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, सबको मालूम है कि एक तबीयत उनकी है कि जब वो किसी चीज का डिसीजन लेते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाना जानते हैं, और ये इनको एश्योरिटी दी जाएगी कि आप यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके साथ भरपूर साथ दिया जाएगा, और 1 विंडो आपको फराहम की जाएगी जहाँ पर तमाम आपके बिजनेस के हवाले से जो है वो यहाँ पर आपको हेल्प आउट होगी, ताकि आपके जो यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये 76 ममालिक से जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये टॉप के बिजनेसमैन है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं,
यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हुकूमत ने कोई उनके अखराजात अफोर्ड किए हों। तमाम लोग जो है वो अपने अखराजात पर इस मुल्क की खातर, इस हुकूमत की खातर, इस मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरोसा करते हुए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत पर भरोसा करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान की अगर तरक्की होगी तो जाहिर है उनके मुल्क की तरक्की होगी, मगर जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं आज उनकी बहुत बड़ी सुखती हुई नाकामी हुई कि वो लोग जो बयानियां बनाते थे आज उनको जो है मुंह की खानी पड़ी है। मैं ऐसे समझता हूं कि ऐसे जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं, जाहिर है हुकूमत ने अपने तौर पर बहुत से फैसले ऐसे किए हैं, बहुत से इकदाम ऐसे कर रखे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें उनको ना तो उनके घरों पर कब्जा हो, ना उनकी जमीनों पर कब्जा हो, ना उनके कारोबार में जो है कोई डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे रखने डाले कि जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो। और इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने डिसीजन ले लिया है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जो इमरान खान ये कहता फिरता था कि जो है इमरान खान इस मुल्क की जान है, आज वो तरले मारता फिरता है। आप ये देखें कि अमेरिका से डेलीगेशन आया, कांग्रेसमैन वहां से 3 लोग आए, उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुलाकात थी ISPR ने जो है उसको अनाउंस किया और वो कोई मुलाकात नहीं इमरान खान से करके गए। मगर यहाँ पर आप देखिए PTI का क्या बयानिया बनाया जाता था कि वो 3 कांग्रेसमैन आएंगे, इमरान खान साहब को रिहा करवा के ले जाएंगे। ये वही इमरान खान है जो अमेरिका के बारे में गद्दारी के फतवे जारी करते थे और आज वही इमरान खान है जो अमेरिका से जो है अपनी रिहाई की भीख मांग रहे हैं। देखिए सियासतदान जो होता है वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करता कि जिससे जो है उसका कद अपना ही नीचा हो जाए। आज इमरान खान से जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी आज उनको सब उन बातों के नीचे दब गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ बात अभी ओवरसीज पाकिस्तान की हो रही है, तो ओवरसीज पाकिस्तान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है कि इस हुकूमत ने ये सोच लिया है कि हमने इनको हर तौर पर हर तरह से फैसिलिटेट करना है। अच्छा उस्मान साहब, कन्वेंशन के दौरान जो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सहूलती काउंटर्स बनाए गए हैं उनके क़याम का मकसद कैसा रहा या उनकी कारकर्दगी कैसी रही? जी, यहाँ पर जो काउंटर्स बनाए गए हैं बेसिकली यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपने किस सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। जाहिर आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, यहाँ पर ज़राअत के हवाले से जो है काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, IT सेक्टर में जो है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो काउंटर्स बनाए गए हैं बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको प्रॉपरली जो है इंफॉर्मेशन दी जा सके और तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो कोई ढकी छुपी नहीं है और ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटराइज्ड है, तमाम जो डाटा है वो कंप्यूटर में मौजूद है। वो यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, विजिट करते हैं, अगर किसी को आइडिया सूट करता है तो वो आइडिया जो है उसको पिच कर दिया जाता है और वो उस पर इम्प्लीमेंट जाहिर है वो करना चाहते हैं तो वो करेंगे। जाहिर है ये ओवरसीज पाकिस्तान के लिए नया मुल्क नहीं है, उनका मुल्क है, मगर जो यहाँ पर बयानिया पिछले कुछ सालों में बनाया गया और ओवरसीज पाकिस्तानी की नज़र में इस मुल्क को जो है नाकाम रियासत के तौर पर पेश किया गया और मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है उस नाकाम रियासत के बयानियों को फ्लॉप किया और उन लोगों को बताया कि पाकिस्तान एक कामयाब रियासत है। आप ये देखें कि आज जो है बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना कम हो गया है और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो कितनी बूस्ट कर गई है। इसके अलावा जो है महंगाई का जो रेशियो है वो कहाँ 42% था, उसका डिजिट सिंगल डिजिट में आ गया। तो देखिए हर चीज को जो है वो टाइम लगता है, मगर मौजूदा हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत छोटे से वक्त में चीजों को बेहतर किया है। ठीक है उस्मान साहब, अभी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से कन्वेंशन में कौन से अहम मसाइल पेश किए गए हैं वो भी बताइएगा, उनके हल के लिए हुकूमत क्या कर रही है। उसके साथ साथ जो सबसे बुनियादी मसाइल आते हैं वो पासपोर्ट के हवाले से, ID कार्ड के हवाले से, अपने बच्चों के बेफॉर्म के हवाले से उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक निशानदेही बात की कही कि ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल तो यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर है अगर यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज हैं तो वरासती मामलात के इश्यूज हैं, इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स बनवाने होते हैं, बैंकिंग के मसाइल हैं, अगर किसी का अकाउंट है, अगर किसी की डेथ हो चुकी है तो वो अकाउंट को रिस्टोर करवाना है, काफ़ी लेंथी प्रोसीजर होता है। मगर जाहिर है मौजूदा हुकूमत ने ये जो फैसिलिटेशन काउंटर बनाए हैं इनके यही मसाइल को हल करने के लिए बनाए हैं और जाहिर है जो डिपार्टमेंटल यहाँ पर हर्डल्स आती हैं उनका भी एक SOP है, उन्होंने उस SOP को फॉलो करना होता है। मगर मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला किया है, जैसे अताउल्लाह तारड़ जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत है उनका यह कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और ये ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर जो आए हैं, जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक ये है कि ये अपने अखराजात पर महंगी महंगी टिकट्स लेकर यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क की तरक्की में जो है वो हिस्सा लेना है। हमने उस बयानियों के साथ नहीं मिलना जो इमरान खान ये कहता फिरता है कि इस मुल्क के साथ जो है वो आप साथ ना दें, रेमिटेंस ना भेजें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें। और ये देखें कि कोई भी सियासतदान सियासत तो जरूर करता है मगर वो मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं करता। इमरान खान साहब का वतीरा ये रहा है कि वो मुल्क के साथ खिलवाड़ करने के लिए किसी भी हद तक उनको जाना पड़े और वो जाते हैं। देखें
अगर इस मुल्क की तरक्की होगी तो सियासतदानों की भी तरक्की होगी। ये मुल्क है तो सियासत भी है, मुल्क है तो पीटीआई भी होगी, नून लीग भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी। अगर इस मुल्क को नाकाम करना है तो फिर इनकी सियासत कहाँ पर होगी? मगर ये नहीं सोच रहे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब बस यही कहते हैं कि मुझे रिहा कर दो, जो मर्जी मेरे से कहलवाना है करवा लो, बस मुझे रिहा कर दो। ये वही इमरान खान साहब हैं जो कहते थे, इनकलाबी बातें करते थे, आज वो कहाँ पर खड़े हैं। तो ये कहने की बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मसाइल हैं वो इस हुकूमत ने टॉप प्रायोरिटी पर रखे हैं कि उनके मसाइल को हर सूरत हल करना है। अच्छा भट्टी साहब, अभी जिस तरह से कन्वेंशन हो रहा है, हम देख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में आए हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। इस कन्वेंशन के बाद इन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ किस तरह से रब्ता रखा जाएगा, अब किस तरह से एक मुस्तकिल निज़ाम वज़ा किया जाएगा, ये मैं जानना चाहूँगा। जी, बात यह है कि जो एमडी ओवरसीज पाकिस्तानी है अफजाल भट्टी, वो बाय प्रोफेशन जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, मगर सिर्फ उनकी कोशिश ये है कि मैं इस मौजूदा हुकूमत में इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या रोल अदा कर सकता हूँ। वो शहबाज शरीफ की टीम के एक खामोश जो है वो एक टीम मेंबर हैं और बहुत हमदर्द इंसान हैं, इस मुल्क के लिए दर्द रखते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी एफर्ट है जो यहाँ पर आज उन्होंने इतना बड़ा इवेंट जो है वो कामयाबी से जो है वो करवा रहे हैं। उनके साथ साथ जो है कमर शाह साहब भी हैं, इसके अलावा ओवरसीज के जो वफाकी वज़ीर ममलिकत हैं ओन चौधरी, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने इवेंट अरेंज किया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं। इसके अलावा जो पूरे दुनिया में नून लीग के जो हैं वो तंजीमी चैप्टर्स हैं, वहाँ के सदूर हैं, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, अमेरिका के, यूके के, तमाम दुनिया भर के 76 ममालिक से यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं आपको बताऊं इवेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पर किसी भी शख्स को जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रेडिट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद जो है अफजाल भट्टी साहब जो कि एमडी ओवरसीज है उनको जाता है। कमर शाह साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं और इसके अलावा जो ओन चौधरी साहब के बीच में काफी एफर्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आपने कैसा रिस्पांस देखा इस कन्वेंशन के इनेकाद पर? उन्होंने किन पहलुओं को सराहा है? जी, उन्होंने इस एफर्ट्स को बहुत सराहा है और मैं आपको बताऊं सच्ची में मेरी यहाँ पर मैं आपको ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं कि जिसमें एजेड ऑलमोस्ट लोग जो है तकरीबन 80+ लोग भी यहाँ पर इस इवेंट में। जी ठीक है, उस्मान अहमद भट्टी साहब मीडिया कंसल्टेंट बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तरीके से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस कन्वेंशन के इनेकाद को सराहा है और उनकी कोशिश यही है इन तमाम तर मामलात को लेकर कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल किए जाएँ। भट्टी साहब हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। आप ये देखिए कि मैंने बताया कि एजेड लोग भी इस इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और ये इस इवेंट की, इस मुल्क की कामयाबी है कि यहाँ पर लोगों का भरोसा जो है वो बहाल हुआ है। आज से पहले आप देखें कि यहाँ पर तो लोकल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान के किसी कारोबारी शख्स से आप बात करें तो वो चाहता था कि मैं इस मुल्क से जो है वो जा रहा हूँ। इमरान खान साहब ने ऐसा बयानिया बना दिया था कि लोगों के ज़हन में जो है वो ऐसा दिमागों में जो है वरगला दिया था कि लोग यहाँ पर इस मुल्क की मुशियत पर या इस मुल्क की हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। मगर ये मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि आज बैरूने मुल्क से पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं और इस मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आज आप देखें कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में, चाइना में, यूरोप में, यूके में क्या हालात है महंगाई की वजह से। लोग जो है वो टैरिफ की वजह लगने की वजह से जो है घबराए हुए, मौशियत तबाह हो रही है। मगर इन हालात में पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी आ रहे हैं तो इसका क्रेडिट जो है मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है। ठीक है उस्मान साहब, इन फ्यूचर आप किस तरह की प्लानिंग देख रहे हैं? आइंदा कन्वेंशंस क्या इसी तरह से होते रहेंगे और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की शमूलियत को मजीद मौसर किस तरह से बनाएंगे? जी देखें, करोड़ों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुकीम है और इस हुकूमत का इस वक्त जो बहुत बड़ा एक टास्क है वो ये चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, ज़ाहिर है उनके पास अल्लाह ताला के दिए वसाइल अच्छे हैं और वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सिर्फ डर इस वजह से उन्हें लगता था कि जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता था पाकिस्तान को नाकाम रियासत शो करने के लिए, वो बयानिया बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। इमरान खान साहब की सियासत फ्लॉप हुई। उन्होंने सोचा मैं अब इस हुकूमत को कैसे फ्लॉप करूं, तो एक ही उनके पास हरबा था, वो ये था
कि मैं पूरी दुनिया में ये मैसेज दूं कि सोशल मीडिया के जरिए कि पाकिस्तान आप ना आए, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अपने घरों के बिजली के बिल जला दें, यहाँ तक कहा कि आप रेमिटेंस न भेजें, IMF के सामने एहतजाज किया, वर्ल्ड बैंक को वो कहते रहे, तमाम मतलब कि उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए। जब उनके हरबे हर तरह से नाकाम हो गए तो मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मीडिया कंसल्टेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस्मान अहमद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और यकीनी तौर पर अब हम ये देख रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का जो इनेकाद था उसका जो बुनियादी मकसद था, उसके पस मंज़र में जो अवामिल कार फरमाते वो ये थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा की जाए, और बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज इस कन्वेंशन का हिस्सा भी बने हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। आगे बढ़ते हैं और आज हम एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हौसला अफजा है बल्कि ये साबित करती है कि क़ुव्वत इरादी और सही ग़िज़ा के ज़रिए ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने 18 साल तक ज़ियाबतीस के मर्ज़ का सामना किया और इसको बग़ैर दवाइयों के शिकस्त दे दी। जी हाँ, ये हकीकत है कि उन्होंने अपनी शुगर को ग़िज़ा के ज़रिए कंट्रोल किया और उसकी ताकत को ख़त्म किया। इस कामयाब सफ़र का राज वो ख़ुद बताएंगे। ये एक अहम सवाल है कि शुगर को काबू में रखने के लिए दवाइयाँ ज़रूरी हैं या सिर्फ हम खुराक और ज़िंदगी के दीगर पहलुओं में तब्दीलियाँ करके इस पर काबू भी पा सकते हैं। इसके साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि शुगर की बुनियादी वजह क्या है, इंसुलिन की मज़ाहमत किस तरह से पैदा होती है। इन सवालात के जवाबात और बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातेह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी साहब, जिन्होंने अपनी ज़ाती जिद्दोजहद से ये साबित किया कि ग़िज़ाई शऊर और सही रहनुमाई से शुगर पर काबू पाया जा सकता है। और उनके साथ मौजूद होंगे डॉक्टर महबूब अहमद जो ज़ियाबतीस के माहिर हैं और हमें इस मौजू पर मज़ीद गहरी तफसीलात भी फराहम करेंगे। इस बात पर गौर करते हैं कि शुगर से जंग जीतने के लिए किन अहम बातों को समझना ज़रूरी है और क्या शुगर के दवाइयों के साथ क्या वाकई को ख़तरात भी मौजूद हैं। इस पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। अशरफ साहब और डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो आपकी जर्नी रही है बड़ी सक्सेसफुल रही है शुगर को कंट्रोल करने की, शुगर को हराने की, किस तरह से आपने डिसीजन लिया, किस तरह से इस पर अमल किया? बहुत शुक्रिया अनवार साहब। वो इंग्लिश की एक मूवी थी इनफ जिसमें जेनिफर लोपेज जो है वो उसमें लीड रोल प्ले करती है। उसका हस्बैंड ना बड़ा एब्यूसिव होता है और एक दिन वो फैसला करती है, वो कोच के पास जाती है कि जी मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊँ या इसको मैं कैसे इसको रोकूँ। कोच ने कहा कि जब तक आपकी इनफ नहीं आप कहोगी ना उस वक्त तक आप इसको बीट नहीं कर सकोगे। मेरी ज़िंदगी में भी ना वो जो इनफ वाला मोमेंट था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था और वो मुझे 18 साल बाद आया। ठीक है। 2004 में मुझे शुगर हुई और 2022 तक जैसे डॉक्टरों ने कहा कि जी दवाइयाँ खानी है, अगर ज़िंदा रहना है तो आपको हर रोज़ फैसला करना होगा ज़िंदा रहने का। प्रॉब्लम यह है कि वो दवाई कांस्टेंट नहीं रहती है। जो 250 मिलीग्राम दवाई आज स्टार्ट हुई है ना, 10 साल बाद वो 1000 mg सुबह, 1000 mg शाम और साथ में 2-3 और एडिशनल गोलियां, फिर उन गोलियों के साइड इफेक्ट्स की गोलियां, फिर उन साइड इफेक्ट्स की गोलियों के साइड इफेक्ट्स की गोलियां। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 2022 आता है, मेरे हाथ में एक पूरा शॉपर होता था। मैं जब ट्रैवल करता था पूरा एक फार्मेसी में बना हुआ था। 3-4 गोलियां मैं डायबिटीज़ की खा रहा हूँ, एक गोली मैं स्टैटन्स खा रहा हूँ, इसके लिए जो कोलेस्ट्रॉल के लिए होती है, ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा हूँ। फिर इन गोलियों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे पेट में तेज़ाबियत होगी मैदे में, उसकी गोली खा रहा हूँ, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं उसकी गोली खा रहा हूँ, नींद नहीं आ रही उसकी गोली खा रहा हूँ। तो ये कोई 8-10 गोलियाँ बन जाती थी। अब वो इनफ वाला मोमेंट आ गया था। मैंने 2022 के शुरू में वो जो रेजोल्यूशन पास की जाती है कि जी इस साल शुगर नहीं रहेगी जी, ठीक है। और वो क़ुव्वत इरादी, मैं समझता हूँ कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मात देने के लिए सर एक लफ्ज़ ही चाहिए सर, और वो है इरादा, वो है क़ुव्वत इरादी। मैंने जब इरादा किया कि इस साल इंशाल्लाह मैंने शुगर को शिकस्त देनी है, मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मैं दुनिया के वो जो अजीम दिमाग हैं जिन्होंने शुगर रिवर्सल पे काम किया, मैं उन तक पहुंच गया, जिसमें डॉक्टर जैसन फंग एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं कनाडा के, उनकी किताबें मेरे हाथ में लगी, मैंने उनको पढ़ा। फिर उस तरह के और भी बहुत सारे डॉक्टर्स पढ़े। मैंने 45 डेज़ में कुछ 4-5 किताबें पढ़ने के बाद मैं पुराना अशरफ चौधरी दफन करके नया अशरफ चौधरी जन्म लेता है, और उस दिन मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ 15 फरवरी को। ठीक है, 45 डेज़ हो गए। 15 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। 18 साल पुरानी जो दवाइयाँ थी मैंने 18 फरवरी को सारा शॉपर फेंक दिया।
और मेरी रीडिंग जब अपनी चेक करता था उंगलियों पे, मैं सोचता था कि यार ये वाली रीडिंग तो 4 गोलियों के साथ नहीं आती थी जो कि बगैर गोलियों के आ रही है। तो अपने माइंड को समझाने से भी काफी फर्क पड़ा। अपने माइंड से तो देखें, फैसला है ना, इंसान अगर फैसला कर ले कोई उसके सामने रुकावट नहीं रहती। लेकिन उसके पीछे जो असल जो कामयाबी है, जो ग़िज़ा की बीमारी है ना, उसका इलाज ग़िज़ा से होना है। शुगर इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर, डायबिटीज़ इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर। अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें, आपकी डायबिटीज़, आपकी दवाइयाँ, आपकी इंसुलिन टाइप 2 में बात कर रहा हूँ, 2-4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते से ज़्यादा की गेम नहीं है। ठीक है, आई वॉज वेरी लक्की कि मेरी बॉडी ने बहुत जल्दी उसको वो सेंसिटिव हुई, रिस्पॉन्ड किया। विदिन 3 डेज़ मैंने जब अपनी दवाइयाँ छोड़ दी, अब मैं वो इम्पोस्टर सिंड्रोम में आ गया कि यार मेरा तुक्का तो नहीं लग गया, कोई मैं गलती तो नहीं कर बैठा क्या। हकीकत में ऐसा, मैं 1 महीने तक अपनी उंगलियां चेक करता रहा, लैब में भी जाकर अपनी शुगर चेक करवाता रहा। ठीक है, वो मेरी रीडिंग्स आ रही थी जो 4 दवाइयों के साथ नहीं आती थी। और उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया पे ऐलान किया कि यार मैंने तो अपनी शुगर रिवर्स कर ली है। ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे पीछे जो एक फौज पड़ी लोगों की बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि मुझे उससे जो मोटिवेशन मिली कि यार मेरी बात पे लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, तो अब पूरे पाकिस्तान को बताया जाए, दुनिया को बताया जाए कि शुगर रिवर्सिबल है, जो टाइप 2 की शुगर में बात कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अभी 3 साल हो गए इस चीज़ को। 3 सालों में मेरा पैगाम दुनिया के कोने कोने में जहाँ पे भी उर्दू समझी जाती है, अभी इंडिया से इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सेकंड जो दुनिया का जिस बड़ा मुल्क है जिसमें शुगर सबसे ज़्यादा है वो इंडिया है। तो इंडिया से भी बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं, बांग्लादेश से बहुत लोग आ रहे हैं। चलें, आपका जो डाइट प्लान था जो आपने तब्दील किया, उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब से मैं कमेंट लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जैसे खुद ही अशरफ साहब ने कहा कि कहीं मेरा तुक्का तो नहीं लग गया, क्योंकि बहुत से लोग तो यही समझते हैं कि यार शुगर रिवर्सिबल है ही नहीं है। तो जो मेडिसिन वगैरह, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ डॉक्टर्स हजरात लिख देते हैं, आप इस इशू पर किस तरह से काम कर रहे हैं? वाकई जिस तरह से अशरफ साहब ने जिस पैटर्न को, जिस रूटीन को फॉलो किया, उसके थ्रू रिवर्सल हो जाता है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। आपने कहा कि बहुत सारी दवाइयाँ लिख देते हैं। अच्छा, कभी आप गांव में जाएं ना, तो वहाँ पे जो कॉर्नर पे बैठा हुआ कोई एक जो लोगों को दवाइयाँ गाइड कर लगाने वाला है, वो सबसे ज़्यादा गोलियां देता है। उसकी नीली पीली 3-4 शरबत दे देता है। उसकी कोशिश होती है, क्योंकि उसके पास पूरी पिक्चर नहीं होती बीमारी की, उसको होता है कि कोई ना कोई तो काम करेगी। बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाते हैं कि जो जनरल फिजिशियन है उसके पास, क्योंकि कुछ पिक्चर आ जाती होती है, लेकिन पिक्चर का काफ़ी सारा ऐसा उसके पास नहीं होता, वो उसी गोलियों में से आधी दे देता है। कोशिश उसकी भी यही होती है कि चले कोई ना कोई तो काम करेगी, कोई सिरप दे दिया, कोई इंजेक्शन लगा दिया, कुछ कर दिया। फिर आ जाते हैं फैमिली फिजिशियन, वो उनसे भी आधी गोलियां लिखते हैं, क्योंकि उनके पास आधी पिक्चर कम से कम आ चुकी होती है। ठीक है। फिर आ जाते हैं कंसल्टेंट हमेशा कम से कम दवाई लिखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पूरी पिक्चर क्या है। अभी आपकी बात में एक था कि भाई दवाई के साथ ज़िंदगी के, डाइट के साथ ज़िंदगी के दीगर पहलू का वर्ड आपने इस्तेमाल किया। ये जो दीगर पहलू है ना, ये है पूरी पिक्चर देता है कि आपने इसके साथ और कौन कौन से पहलू पे काम करना है। और इससे भी ज़्यादा जब नेक्स्ट लेवल आता है कि जो कंसल्टेंट्स फूड के साथ, फूड की सेंस रखते हैं, फूड की अंडरस्टैंडिंग उनकी आ चुकी है, वो दवाइयों पे बिलीव ही नहीं करते। उनका कहना है कि फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अच्छा, अब ये पिक्चर आपको शुगर माफिया कभी भी रियलाइज़ नहीं होने देता। उनकी ये कोशिश होती है, कुछ लोग तो अनजाने में ही, उनको पता ही नहीं है, तो वो दवाइयों पे दवाइयाँ लिख रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ कैटेगोरिकली बहुत डिज़ाइन भी की हुई है शुगर माफिया ने, कि लोगों तक ये अंडरस्टैंडिंग, ये फहम पहुंचे ही ना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा गोलियां खाएं, क्योंकि उनका बिजनेस है इस चीज़ में। तो असल बात यह है कि फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जब तक आपने फूड को अडॉप्ट नहीं करना, आपने बाकी दीगर पहलुओं पे काम करके किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं करनी। दीगर पहलुओं में जब हम बात करते हैं तो उसमें सरफहरिस्त आती है कि आप वॉक करें, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई 1 घंटा गेम करें, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग हो, कोई भी स्विमिंग हो, कोई आप 1 घंटा डेली का फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें किसी भी चीज़ में। और सेकेंडली, फिर आप जब वॉक के साथ एक्सरसाइज करते हैं और फिर साथ में फूड आपकी ठीक हो, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि तदरीज मेडिसिन कम होते होते, जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि हफ्ता 10 दिन,
15 दिन की बात है, इससे ज़्यादा नहीं। इन्होंने भी तो 3 दिन में रिवर्स की ना। बिल्कुल। तो यही बात है कि जब आप राइट ट्रैक पे होते हैं, आपको जब पता चल जाता है कि पीछे साइंस क्या है, तो उसके बाद फिर वाकई ये हफ्ता 10 दिन की सबसे पहले हमें अपने माइंड को भी समझाने की जरूरत है। अशरफ साहब, अभी जो डाइट आप लेते रहे हैं वो क्या डाइट पैटर्न क्या था, किस रूटीन को फॉलो करते रहे? अनवर साहब, मैं आपकी समझने की सहूलत के लिए और नाजरीन के लिए भी एक लफ्ज़ छोड़ के जा रहा हूँ, उसको याद रखना बहुत आसान होगा। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर उस्ताद हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ मैं फुटप्रिंट छोड़ के आऊँगा। एक लफ्ज़ आपने याद रखना है और वो है GPS। ठीक है। ठीक है, GPS भूल नहीं सकता। ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से GPS निकाल दें, ठीक है, बाकी अल्लाह की तमाम नेमतें खाएं। ठीक। अच्छा, आप सोच रहे होंगे GPS क्या चीज़ है? GPS कौन से वाला? ये IT वाला GPS है? ये IT वाला नहीं, ये खुराक वाला GPS है। ठीक है, खुराक में भी एक GPS है। G से मुराद है ग्रेन्स, ठीक है, जिसमें गंदम चावल मेजर आते हैं। P से मुराद है पोटैटोज, ठीक है, और S से मुराद है शुगर। ग्रेन्स, पोटैटोज, शुगर, ये ज़िंदगी से निकाल दें, अल्लाह की तमाम नेमतें खाएं। अगर आपके जहन में ये आ रहा हो कि खाना क्या है, तो फिर पहले तो आप ये सोचें कि वो जो ज़ात है राज़िक, उसको आप राज़िक मान भी रहे हैं या नहीं यार? क्योंकि क्या अल्लाह ने सिर्फ 3 चीज़ें बनाई है खाने के लिए? बहुत, उसकी कायनात की वुसअतें, उसको आप समेट नहीं सकते, मैयर नहीं कर सकते। उसने इतनी चीज़ें बनाई हैं खाने की कि इंसान अगर एक चीज़ सर एक ही दफ़ा खाए ना, तो वो मेरे ख्याल पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, वो चीज़ें उससे मुकम्मल नहीं होगी, इतनी उसकी वुसअत है उसके खाने की। ठीक है, हमने चूँकि पाकिस्तानी कौम या इस खित्ते की जो कौम है वो पैदा ही गंदम से हुए हैं। वो गंदम खा के, बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको कहते हैं जी गंदम खिलाओ, दलिया खिलाओ। बिल्कुल ठीक है। हम अगर ज़िंदगी से गंदम, चावल और ये अनाज हैं और पोटैटोज़ और शुगर निकाल दें, बाकी देखें तमाम सब्ज़ियाँ बगैर आलू के जिस शेप में खाना चाहें, चाहे उबाल के खाएं, पका के खाएं, वाटर सॉटे करें, जैसे करना है उसको जो भी शेप देनी है आप खाएं। तमाम गोश्त खा सकते हैं, छोटा बड़ा, मटन, फिश, चिकन, सारी उसके ऑर्गन मीट, कलेजी, पाए, सारी चीज़ें खा सकते हैं। तमाम दालें खा सकते हैं आप, ठीक है, तमाम बीन्स खा, बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी, तमाम बीन्स खा सकते हैं। और इसके अलावा नट्स खा सकते हैं आप। मतलब आपने चाय के साथ बिस्किट जो खाना है, वो बिस्किट आपकी प्योर पॉइजन है सर, टॉक्सिक है। उसके साथ आप 4 नट्स खा लें सर, 1 बादाम खा लें, 2-3 पिस्ता खा लें, काजू खा लें। ठीक है, ये आपको हेल्दी फैट्स देंगे, प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन देंगे और हेल्दी कार्ब्स देंगे। हेल्दी कार्ब्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जो देर तक आपकी बॉडी में रहते हैं, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं। ये वो खुराक थी, और 18 साल तक मेरे जैसा जो पढ़ने वाला बंदा है उसको भी नहीं पता था इस चीज़ को। अब जरा बाकी कौम का लगा लें अंदाज़ा कि जिन्होंने कभी किताब ही नहीं पढ़ी होती। मैं तो बहुत वोरेशियस रीडर हूँ, मुझे 18 साल में किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि अगर आप रोटी चावल ज़िंदगी से निकाल दें, पोटैटो तो हम खाने वाली कौम नहीं है ना, पोटैटो तो कभी कभी खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो चाय में भी चीनी जो है वो कहते हैं जी मेरी चाय में चीनी नहीं डालना चाहिए। असल जो बीमारी है ना वो गंदम से आई है हमारे मुल्क में। गंदम मैंने निकाली अपनी ज़िंदगी से, मेरी यकीन जाने मेरी सेहत ठीक होगी। मैं इस वक्त मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के लिए एक भी गोली नहीं ले रहा, ना मैं यूरिक एसिड के लिए, ना ट्राइग्लिसराइड के लिए, ना बीपी के लिए, ना शुगर के लिए। मैं कोई मल्टीविटामिन भी नहीं ले रहा। और आई एम 55 ईयर्स ओल्ड, मेरे अंदर वो एनर्जी है जो मैं 25 साल का जब मैं स्टूडेंट था, मैं उस वक्त जो मेरी एनर्जी थी वो आज मेरी वो आज वो फील कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से शुगर के इलाज में आप क्या समझते हैं, दवाइयों के क्या अहम साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, जो हम लोगों को जिसका अंदाज़ा नहीं है? सबसे पहला जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जो कि आप बहुत हल्की नोयत की टैबलेट भी इस्तेमाल करेंगे तो वो मैदे पे भारी है। केमिकल है ना, केमिकल ने अल्टीमेटली डाइजेस्ट होना है, मैदे से होके गुजरना है उसने। तो सबसे पहले उसको मैदे के मसाइल रहते हैं। कोई भी टैबलेट है ना, कोई भी टैबलेट है, उसने गैस तजावियत करनी है, मैदे में बदहजमी करनी है, गैस, पेट भारी हो जाएगा, पेट कसा कसा रहेगा और बदहजमी का मसला रहेगा। सबसे पहला ये है। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दवाइयाँ सूट भी नहीं करती, जैसा कि एक बहुत बेसिक मेडिसिन है डायबिटीज़ की, मेटफॉर्मिन है। वो पाँव में नमनेस का और जलन का एहसास पैदा करती है। लोग सारी रात अपने पाँव में जलन का एहसास करते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पेशाब के रस्ते का इन्फेक्शन करती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो कि लबलबे पे भारी होती हैं, जिगर को ख़राब करती हैं।
बहुत सारी ऐसी हैं जो शुगर लो करती हैं, वज़न बढ़ाती हैं, कुछ हैं जो वज़न कम करती हैं। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अल्टीमेटली पेशेंट को फेस करने हैं। अल्टीमेटली उनको लाइफस्टाइल डाइट पे आना पड़ेगा, अदरवाइज वो सारी ज़िंदगी एक मसले से निकलेंगे तो दवाइयों के दूसरे मसले पे चले जाएंगे, फिर उस मसले के लिए 2 और गोलियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, फिर उनके भी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है। और उससे निपटने के लिए आप ये देख लें कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हजरात हैं 50-60 साल से ऊपर के, उन सब ने अपना एक बॉक्स बनाया हुआ कि ये मेरा मेडिसिन बॉक्स है। मैं पिछले साल हज पे गया था तो मैंने देखा था मेरे साथ जो बुजुर्ग हजरात हज कर रहे थे उन सब के पास एक बॉक्स था और उस बॉक्स में बेतहाद दवाइयाँ मौजूद और उनको ये था कि अगर मुझे ये गोली खाता हूँ तो मुझे ये मसला हो जाता है, फिर उसकी मैं ये खाता हूँ, फिर ये खाता हूँ तो मुझे एक और मसला। उनको सब पूरी एक चेन पता थी और आधी फार्मेसी वो उठा के लाए हुए थे। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये जो यंगर एज में हम देख रहे हैं कि शुगर का रुझान एक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अलार्मिंग नंबर्स हैं, पाकिस्तान सरे फहरिस्त आ चुका है दुनिया में। अगर 3.5 करोड़ बंदे को शुगर, मुझे ये बताएं, अगर बचपन में माँ बाप ने बिस्किट खिलाने हैं, हॉर्लिक्स खिलाने हैं, माइलो पिलाना है और उन्होंने चॉकलेट्स देनी और चिप्स देनी है तो बचपन से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। यही तो चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की छोटी सी निशानी पूरी ऑडियंस को बताने लगा हूँ ताकि किसी को भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो लोगों को। अगर आपके बच्चे की गर्दन काली हो रही है और उसके मोके निकल रहे हैं गर्दन पे तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी स्टार्ट हो गई है, यंग एज में ये स्टार्ट हो गई है। और बच्चों में ये पीसीओएस फीमेल्स में करती है और बड़ों में ये डायबिटीज़ करती है। पीछे जो बीमारी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और वो सारी की सारी हमारी डाइट से आ रही है। ठीक है। और ये बुनियादी वजह जो कि आजकल हम खुद अपने बच्चों को दे रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बताया कि आपने जब ये तमाम तर चीज़ें की हैं विदिन 3, अब तकरीबन 3 साल हो चुके हैं आपके इस एक्सपेरिमेंट को, क्या चेंजेस आपने देखी और इससे इस्तेफादा कितने लोग अभी उठा चुके हैं? सर चेंजेस ये है मैंने अपनी ज़िंदगी में कि मैंने अपना जो एक्स्ट्रा वेट था वो मेरा ठीक हुआ। मैं अगर आज से 3 साल पहले वाला होता तो मैं कोर्ट को ना ऐसे करके बैठा होता क्योंकि मेरा पेट इतना निकला होना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ और वॉक करता हूँ, वर्जिश करता हूँ, जो कि मैंने वैसे नहीं करता था। ठीक है, ये शुगर को मैं अल्लाह की ब्लेसिंग भी समझता हूँ कि इसकी वजह से मैं डिसिप्लिन में आ गया। मैं बगैर अलार्म लगा के सोने वाला बन गया हूँ। सारी रात मुझे किसी ज़माने में 3-3 गोलियाँ खा के नींद नहीं आती थी। अभी मुझे सोना, जब मैं सोता हूँ 10 मिनट में मैं सो जाता हूँ। ये मेरी अच्छा, इस प्रोग्राम से, ये मेरी बातों से, मेरी वीडियो से जो लोग इस्तेफादा हुए हैं वो मिलियन से कम नहीं होंगे। मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है। मेरे YouTube चैनल पे जो कमेंट्स की लाइन लगी होती है कि जी आपकी वीडियोस देख के मेरी 400 शुगर 150 पे आ गई है, मैंने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपकी वजह से एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दवाइयाँ छोड़ना, इंसुलिन छोड़ना, ये आप डॉक्टर की निगरानी में छोड़ेंगे, अदरवाइज कोई लॉस भी हो सकता है। ठीक है। और डॉक्टर फिर वो डॉक्टर हो जो फूड पे जिसका बिलीफ हो। ठीक है। अगर डॉक्टर कहे कि जी नो, जो मर्जी है खाना है खाएं, कोई मसला नहीं है, वो फिर शुगर माफिया वाला बंदा होता है। वो उसको पता, या तो खुराक का पता नहीं होता या पता हो तो वो खामोश होता है। अशरफ साहब, वक्त की हमारे पास कमी है और यकीनी तौर पर जिस तरह से अशरफ साहब ने भी बताया कि हम किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, डाइट को चेंज करके और एक्सरसाइज के साथ अब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।